देखिए आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेके आ चुके हैं, जिसमें कुल 120 प्रश्न आप सभी को दिया जा रहा है हर सब्जेक्ट से। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर तैयार किया गया है, जैसा आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले इस टेस्ट को दे लीजिए आप सभी। परीक्षा अवधि आपको कुल 150 मिनट का मिलेगा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय मिलेगा पेपर में। ठीक है, आज जो है कि सेट नंबर आपका 2 रहने वाला है। ठीक है, सेट एक कंप्लीट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। आइए आज जो है कि फुल लेंथ सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 से 6 सेकंड का समय देंगे। ठीक है, इतने समय में अपना आंसर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट करते चलिएगा। देखिए मान के चलिए कि आप पेपर हॉल में बैठे हुए हैं और एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वहां पर आपको ज्यादा प्रेशर झेलना ना पड़े। ठीक है, तो पूरा सेट को लगाइएगा 1 से लेके 120 क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट में आपसे स्कोर अपना जरूर बता के जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिए। आप सभी बिल्कुल फील कीजिए कि आप सभी एग्जाम हॉल में बैठे हैं और टेस्ट दे रहे हैं। कितना गलती कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, वो सारा हमको बता के जाइएगा आप सभी। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक। तो राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहां पे है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन में बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ था? 1920 में इसकी स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यहां पर समाजवादी शब्द की बात किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो जो भी बच्चे ऑप्शन में भी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी। तो क्या होगा? सर्वसलाब आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा रूस ने। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप सभी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? देखिए बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है। ठीक है, जिस प्रकार से आपकी डीएलएड में क्वेश्चन पूछा जाता है सेम टू सेम उसी लेवल का और उसी पैटर्न पर तैयार किया गया है। हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन इसी सेट से आपको देखने के लिए मिल जाए। तो हम आपको बोले थे कि सेट 1 और सेट 2 प्रोवाइड करेंगे। तो पहला सेट हो चुका है, आज सेट 2 हो रहा है। ठीक है, तो दोनों सेट को कंप्लीट करके एग्जाम देने जाइएगा आप सभी। इतना मेरा बात को मान के चलिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2018 में कह सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए कई बार हम आप सभी को इस क्वेश्चन के बारे में बताए हैं। चुनाव आयोग की बात यहां पर किया गया है। मुख्य कार्य क्या होता है? चुनाव कराना। ठीक है, आचार संहिता लागू करना, वोटर आईडी कार्ड बनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन 6 का आंसर कीजिए आप सभी। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वाणिज्यिक अनाज की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल उगाई जाती है? तो यहाँ पर फसल उगाने की बात किया गया है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो आंसर कर लीजिएगा, अन्यथा ऑप्शन छांटने के लिए भी आप सभी को सीखना है। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने के लिए मिले ना, अगर कुछ नहीं पता है तो ए बी दोनों टिक कर दीजिएगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। तो गेहूं और मक्का दोनों होगा, इसका ध्यान रखेंगे आप सभी। ठीक है, ऑप्शन में सी। नहीं कुछ पता रहेगा तब टिक करना है, ऐसा नहीं कि जब पता रहेगा तब आपको ये टिक करके निकल जाना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं आप सभी। तो कह सकते हैं भैया जी ऑप्शन में सी हो जाएगा, गेहूं की फसल से है। या मुख्य रूप से कहें तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है आपका हरित क्रांति, क्योंकि सबसे ज्यादा असर इसी पे पड़ा था, यानी कि गेहूं की उपजाऊ में वृद्धि हुआ। अगला है कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? चलिए क्वेश्चन में 8 तक हम सभी पहुंच चुके हैं, आंसर कीजिए आप सभी।
क्या अशिक्षा होगा? नहीं, गलत। अशिक्षा बेरोजगारी हो सकता है क्या? नहीं। तब असमानता? नहीं। पंचायती राज, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ये लोकतंत्र सुधार का सबसे अच्छा सूचक है। अगर ग्राम विकास करेगा तो समझ लीजिए देश विकास भी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिए। डैश का मानना था कि राज्य में समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। ये किसका मानना था? चलिए क्वेश्चन 9 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज में स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो ये कंजर्वेटिव का मानना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप सभी, काफी बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। जून 1992 में पहली अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के डैश में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। तो रियो डी जेनेरियो की यहां पर बात किया गया है। अगर पढ़े होंगे तो आराम से आंसर कर लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं घुमा के, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बट देखिएगा लेंथ बढ़ा करके घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूजन कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन में 11 पर ध्यान दीजिए आप सभी। आंसर कर सकते हैं क्या? क्या मनीला में है क्या? नहीं। तब न्यूयॉर्क में हो सकता है क्या? नहीं। ध्यान रखिएगा, जो न्यूयॉर्क टिक कर रहे हैं 1-2 लपड़ झड़ दीजिए अपने ऊपर, ठीक है। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। IMF का मुख्यालय की बात किया जाए तो ये आपका वाशिंगटन DC हो जाएगा। तो जितना भी मुद्रा से संबंधित अगर बात किया जाए, पैसा से, ठीक है, जैसे विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, वो भी आपका वाशिंगटन DC कहाँ पे? अमेरिका में है। बात समझे? तो गलती बिल्कुल नहीं करना है और अपने ऊपर मारना भी नहीं है जी, ऐसा नहीं करना है। गलती हो गया कोई दिक्कत नहीं है, सुधार हो जाएगा। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली गई थी? तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल की बात किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कोलकाता में सबसे पहली बार खोली गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ए राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन में 13 का आंसर कीजिए आप सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन में बी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर मैच कर लीजिएगा, 1995 बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो कई बार हम आपको बता चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आपसे आंसर कीजिएगा। मान लीजिए ये प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा, तो क्या आंसर कर लीजिएगा आप? तो कर सकते भैया जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में दिया गया था, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बात समझे? तो जो भी सी की तरफ जा रहे थे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि G77 की स्थापना कब की गई? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, 1964 में की गई थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप सभी। तो कर सकते नहीं, करना है, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट आपके लिए है। ज्यादा फैक्ट हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज में ज्यादा दिमाग भटकाना भी सही नहीं होगा, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक बिल्कुल सोच समझ के आंसर करना है ताकि प्रश्न गलती कम से कम हो, ठीक है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं रहता है, तो 120 में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं वहां पे आप सभी, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप सभी पूरा कोशिश कीजिएगा, पूरा प्रश्न अटेम्प्ट करके आए और गलती कम से कम हो। तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? देखिए भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से जो चुनाव होता है ये आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि जो बच्चे ऑप्शन में ए की तरफ जा सकते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी बात प्रधानमंत्री का चुनाव इस प्रकार से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रधानमंत्री को जो हम सभी संसद चुन के यहां से भेजते हैं
वही अपना एक लीडर चुनता है, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आइए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है। चलिए कई बार आप सभी को ये प्रश्न के बारे में हम बता चुके हैं। मान लीजिए ये प्रश्न आपके पेपर में आ गया तो क्या बना लीजिएगा आप, बिल्कुल बना सकते हैं, कह सकते हैं भैया जी ऑप्शन में बी की तरफ हमसे जा सकते थे, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है। गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर एशियाई शेर का निवास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। तो ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 1928 में, ठीक है, आंसर मैच कर लीजिएगा। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है। अभी है इस प्रश्न के बारे में आपको बताई थी। चलिए किस किस बच्चे ने ध्यान लगा के बिल्कुल उस प्रश्न को सुने हुए थे, बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय, आपको क्या बताएं, जितना भी पैसा से लेन देन सामान होगा ना वो आपका कहां होगा, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए यहां से विज्ञान का प्रश्न आपका शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि मस्तिष्क में पाए जाने की बात किया गया है। क्वेश्चन में 21 का राइट आंसर कर सकते हैं क्या। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर थोड़ा पेपर हार्ड करना होगा ना तो इसी लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है आप सभी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम सभी बी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3 होगा इसका आंसर। पीयूष ग्रंथि ये आपका मस्तिष्क में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पिनियल ग्रंथि ये भी पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ये भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। थायराइड आपका मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। थायराइड ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। चलिए क्वेश्चन में 22 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन की यहां पर बात की गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो भी बच्चे सी टिक कर रहे हैं राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप सभी। 23 नंबर है कि निम्नलिखित हार्मोन में से किसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहां पर आयोडीन की बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कर सकते हैं आप क्या। थोड़ा सा हो सकता है प्रश्न हार्ड हो, ठीक है, इसको हार्ड भी नहीं बोल सकते, इसको हम मॉडरेट प्रश्न बोल सकते हैं। अगर प्रश्न का लेवल बढ़ाना होगा तो इतना लेवल तक ले जाया जा सकता है आप सभी से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा थायराइड ग्रंथि, ध्यान रखेंगे आप सभी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी। क्या बोले कि हार्मोन जिसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, थायराइड ग्रंथियां। क्वेश्चन में 24 है कि किस हार्मोन के स्रावन में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धा अवस्था में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है या कमजोर पड़ जाता है। चलिए क्वेश्चन में 24 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहले सोचिए बिल्कुल आराम से, क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। थाइमोसिन, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो थाइमोसिन के स्रावन में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धा अवस्था में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। तो बी जो भी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन हैं। तो देखिए आपातकालीन हार्मोन या लड़ो उड़ो हार्मोन, तो ये हम सभी एड्रीनल को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, राइट आंसर होगा अंडाशय से, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 27 कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन में 27 पर ध्यान दीजिए आप सभी। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम सभी किस नाम से जानते हैं।
न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा किस दिशा में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 28 का राइट आंसर कीजिएगा। पहले बिल्कुल ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा, अन्यथा गलती होने का प्रबल संभावना रहेगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या करना चाह रहा है कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दिशा के विपरीत होता है। यही कथन आपका बिल्कुल सही है, विद्युत धारा की दिशा में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन में ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दिशा विपरीत रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से युग्मों को आपको सुमेलित करना है। पहला है विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर होता है क्या। दूसरा है विद्युत धारा का मात्रक कूलम होता है क्या। तीसरा है विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर है क्या। चलिए क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा नीचे देख लीजिएगा, क्या एक होगा या केवल 2 और 3 होगा, या केवल 1 और 3 होगा, या केवल 3 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा, केवल 3 होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि जो आपका विद्युत धारा मापने का यंत्र है, इसे अमीटर से मापते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी बच्चे ऑप्शन में डी टिक करें, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 32 देखिए, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बैटरी अथवा सेल, जिसे बैटरी ही कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। तो देखिए ये आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखिएगा, जितने भी बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है, तो वही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिकी ऊर्जा की बात किया जाए, जैसे पंखा जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आइए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कि सोडियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है आप सभी को। क्या न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं आप सभी। सोडियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा 12। ध्यान रखिएगा, जो भी बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर है, 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा 32 नंबर का। तो बनाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसको आप 6000 जूल कर लीजिएगा, इसको 5000 जूल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 मिनट की बात किया गया है। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ 100 वाट को 60 सेकंड जलाया जा रहा है, तब ऊर्जा की खपत यहाँ जूल में पूछा गया है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपसे को पता है कि एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू होता है टाइम, ठीक है। पावर कितना दिया गया है, 100 वाट दिया गया है, समय 60 सेकंड का दिया गया है। अगर 100 गुना 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 जूल हो जाएगा। तो जूल में 6000 इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। चलिए क्वेश्चन में 33 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इनमें से कौन एक सक्रिय धातु है। जो भी ऑप्शन में बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर है कि वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति। देखिए थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न गलती हो जाएगा। देखिए अगर वर्गीकरण का पिता की बात किया जाए तो वह आपका क्रोलस लिनियस होगा, बट यहाँ पर वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति पूछा गया है, तो अरस्तु इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो बच्चे लिनियस टिक किए होंगे बिल्कुल उसका गलत है, आंसर सही कर लीजिएगा आप सभी। बहुत सारे बच्चे टिक करके बैठ गए होंगे। अगला है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर जो होता है ये आपका v/u के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन 36 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल हो गया, पानी हो गया, मरकरी हो गया, अगर उसे उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर, ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम पूछा गया है। तो नीचे से ऊपर उसका क्रम बताना है आपको, कौन सबसे नीचे रहेगा कौन सबसे ऊपर रहेगा ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कहना चाह रहा है, मरकरी तेल पानी। क्या
मरकरी सबसे नीचे रहेगा, उसके बाद तेल रहेगा, तब ऊपर में पानी रहेगा? नहीं, गलत हो जाएगा। मरकरी तो ठीक है सबसे नीचे, पर तेल पानी के ऊपर रहेगा, तो ऑप्शन में बी की तरफ यहाँ बिल्कुल जा सकते हैं। मरकरी सबसे नीचे, उसके बाद पानी रहेगा, तब सतह पे तेल रहेगा। ठीक है, बी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, सभी आंसर कर सकते हैं इसका। CaHOH2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला है कि एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? सिरका। ठीक है, क्या? सिरका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो देखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है, सभी बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। कई बार आपको हम बताए थे डीपीटी का टीका, ध्यान रखिएगा। डीपीटी का टीका जो होता है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आलू में अंगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया सलोनी के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, अब यहां से आप सभी का हिंदी का प्रश्न चालू होगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम ज्यादा आपको समय देंगे, लगभग 6 से 7 मिनट का समय देंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। पवन शब्द में कौन सी संधि है? देखिए आपके पेपर में संधि से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, जहां पर 3 वर्ण की बात किया गया था, पवन, ठीक है, 3 वर्ण है ना, तो जहां 3 वर्ण होता है वहां कौन सी संधि होता है? अयादी संधि होता था। बताए थे ना कि जहां 3 वर्ण गिनती करने के लिए मैंने आपको, जैसे प, व, न, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जो भी होगा वो अयादी संधि होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कीजिएगा आप सभी। यथाशक्ति, तो यहां पर जो आपसे यथा देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका उपसर्ग शब्द है, जबकि शक्ति अलग है। तो जो उपसर्ग है वो कहां यूज होता है? अव्ययी भाव समास में। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन में 43 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अद जल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए, कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना, इसी को कहा जाता है अद जल गगरी छलकत जाए। ज्ञान कम है पर दिखावा अधिक कर रहा है। सभी आंसर कर लिए हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन 44 का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव मतलब बदला हुआ रूप। ठीक है, यह आपका तत्सम है, जबकि इसका बदला हुआ रूप क्या होगा? अग्नि, आग हो जाएगा। ठीक है, अग्नि यह संस्कृत शब्द था, पर बदल के हम सभी आग का प्रयोग कर रहे हैं, तद्भव होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्था अलंकार मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? बताइए, बताएं आप सभी को ना, जब प्रैक्टिस आपको करवा रहे थे, जो आप सभी को बीबीआई क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस शीट आपको हम दिए हुए थे, लगभग 10 प्रैक्टिस शीट वो बोला हुआ था कंप्लीट। अगर आपसे कंप्लीट नहीं की जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते पीडीएफ, देखिए पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया गया है। सेट नंबर 1 यानी कि जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का पहला सेट का पीडीएफ टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे दे दिए हैं आंसर के साथ में। ठीक है, टेलीग्राम का नाम क्या था? युवा शक्ति बिहार था। युवा शक्ति बिहार, ये टेलीग्राम का नाम है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद फिर ये नाम सर्च करके आपको ज्वाइन कर जाना है। ठीक है, अर्था अलंकार मुख्य रूप से कितने भेद हैं? राइट आंसर होगा 5 भेद है अर्था अलंकार का, बताए थे आप सभी को ना। चलिए क्वेश्चन में 46 देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यवहारी चोर। कवि अलग है, व्यभिचारी अलग है, सॉरी व्यभिचारी है। ठीक है, उसके बाद चोर अलग है। तो यहां सुबरन मतलब क्या होता है? सोना, जो कीमती चीज हो। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ये सुबरन जो है ये कवि के लिए अलग शब्द है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो आप सुबरन देख रहे हैं, कवि के लिए ये अलग महत्व है, व्यभिचारी के लिए अलग महत्व है और चोर के लिए अलग महत्व है। बस समझे?
तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो कह सकते हैं श्लेष अलंकार होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए श्लेष अलंकार में क्या बताए थे कि शब्द एक ही होगा बट उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। ठीक है, शब्द एक ही होगा, अर्थ अलग अलग निकलेगा। जैसे कह सकते हैं कि कवि के लिए ये सुब्रन जो है उसके लिए वो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए वो शब्द ढूंढ रहा है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए शब्द ढूंढ रहा है, जबकि व्यभिचारी का अर्थ क्या होता है? जो भोग विलास करता है, जो स्त्री के पीछे भूखा रहता है। ठीक है, तो वो स्त्री को ढूंढ रहा है। चोर क्या ढूंढ रहा है? सोना को ढूंढ रहा है। तो वही यहाँ कहना चाह रहा था। तो यह क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर सुब्रन को खोजत फिरत, यानी कि सुब्रन को खोज रहा है कौन? एक कवि खोज रहा है। तो कवि अपना काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए वो शब्द को ढूंढ रहा है। व्यभिचारी एक स्त्री को ढूंढ रहा है, चोर सोना को ढूंढ रहा है। ठीक है, तो एक ही शब्द अर्थ अलग अलग है। अगला है कि मुख्य रूप से शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? कई बार आप सबको बताएं, अब ये टेस्ट में आया हुआ है, क्या इसका आंसर कर लीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आंसर कर लीजिएगा। तो कह सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया जी। 3 होता है, कौन सा? अभिधा लक्षणा व्यंजना होता है ना, बिल्कुल कई बार आपको बताए हैं। अगला है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ कौन सा पदबंध होगा? तो यहां पर अयोध्या के राजा दशरथ की बात किया गया है। तो दशरथ जो है ये किसी का नाम है। किसका नाम है? अयोध्या के राजा का नाम है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये संज्ञा की बात किया जा रहा है, यहाँ संज्ञा पदबंध होगा। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? चलिए क्वेश्चन में 49 का आंसर कीजिएगा आप सभी। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ऑप्शन में डी जो टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है, मैच कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर है, 50 नंबर तक पहुंच चुके हैं। आंसर कीजिएगा। शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन पूछा गया है, बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पढ़ लीजिए। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है या यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है? यही दोनों से पकड़ में आ गया होगा आपको, ये तो आपका खत्म है। देखिए यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है? तो दूध शुद्ध होता है, ना कि शुद्ध गाय होता है। ठीक है, शुद्ध गाय से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा कि यहाँ गाय का जो है शुद्ध दूध मिलता है। दूध क्या है? शुद्ध मिलता है, ना कि शुद्ध गाय मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर है कि जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों ओर अंधेरा छा गया। किस प्रकार का वाक्य है? क्या सरल वाक्य है क्या? नहीं, सरल वाक्य कैसे होगा? नहीं होगा। जैसे कह सकते सरल वाक्य में क्या होगा? सूर्यास्त हो गया, ये सरल वाक्य है। तब आप कह सकते मिश्र वाक्य होगा, बिल्कुल मिश्र वाक्य होगा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों ओर अंधेरा छा गया। वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो महात्मा गांधी जी का नाम नहीं सुना है? ये सभी मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिश्र वाक्य के अंतर्गत ऐसा प्रश्न आता है। जबकि संयुक्त वाक्य में आपको 2 शब्द जोड़कर बताया जाएगा, जैसे राम और मोहन बाजार जाएगा, ये मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि मुझे अब चला नहीं जाता। इस वाक्य में वाच्य उदाहरण है। क्वेश्चन में 52 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। फैक्ट बताना नहीं चाहते फिर भी बता देते हैं जहां कन्फ्यूजन होने वाला होता है, ताकि आप कन्फ्यूजन ना करें। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता। चला नहीं जाता ये क्या है? अभाव प्रकट कर रहे हैं ना। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे सी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो ये सभी तो सोचना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि एक एक पॉइंट हम क्लियर करके चलते हैं। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपको क्या बताए थे कि किसी भी शब्द के आगे लगता है ना, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिमान। तो यहाँ पर जो अभी शब्द जो देख रहे हैं आप सभी, यही का उपसर्ग है। तो ऑप्शन में बी की तरफ जा सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि कनक कनक तेस्य गुणी मदकता अधिकाय। यहाँ पर पूरा वाक्य है कि कनक कनक तेस्य गुणी मदिकता अधिकाय, जे खाए बोराय जे पाए बोराय। बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा दिए आप सभी को। देखते ही क्वेश्चन याद आ गया होगा और आंसर कर बैठे होंगे। यमक अलंकार। क्योंकि यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द एक या एक से अधिक बार आए बट उसका अर्थ अलग अलग निकले। ठीक है, एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले। एक कनक का अर्थ होता है सोना, ध्यान रखिएगा, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, ध्यान रखिएगा आप सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश, यानी अपना पद छोड़ दिया, तीसरे को बता रहा है, बहुब्रीहि। अगला है मात्रिक छंद का एक उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन 56 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। समय चाहिए क्या, बताइए आप सभी। क्या सभी बच्चे सेशन को लाइक किए हैं क्या? एक बार बताइएगा हमको। अगर सेशन को लाइक नहीं किए जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आपको दे दिए हैं पूरा 120 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप एग्जाम से पहले उस पीडीएफ को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। जितना प्रश्न दिया गया है उसे जरूर बना लीजिएगा। मात्रिक छंद का एक उदाहरण है, राइट आंसर होगा दोहा। दोहा एक मात्रिक छंद है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होगा? रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है क्रोध, याद रखिएगा। क्या? क्रोध। ऑप्शन में ए जो भी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं? क्या 3 होता है क्या? नहीं, ध्यान रखिएगा आप सभी। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। तो जो भी ऑप्शन में सी टिक करें ना बिल्कुल राइट आंसर है, आंसर मैच कर लीजिएगा आप सभी। अगला है कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या पता है कमल का पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या जलद होगा क्या? नहीं, जलद नहीं होगा, जलज होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? जलज होता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि अनुराग किस रस का अस्थायी भाव है? देखिए अनुराग जो है ये आपका भक्ति रस का अस्थायी भाव है। किस रस का? भक्ति रस का अस्थायी भाव है अनुराग, ठीक है। अब देखिए एक गद्यांश दिया गया है आपके पेपर में, एक गद्यांश से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और इतना गद्यांश पढ़ने के बाद एक ही नंबर मिलता है आपको। कभी कभी होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन का भी गद्यांश रहता है तो वहां से वो फकड़ का नंबर मिलता है। बट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बहुत तेज है, वो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़वा के एक क्वेश्चन का जवाब मांगेगा आपसे। अब क्वेश्चन क्या है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? क्या हिंदू धर्म के लोग को कहा गया है, या इस्लाम धर्म के लोग को कहा गया है, या सिख धर्म के लोग को कहा गया है, या सभी धर्म के लोग को कहा गया है? तो आपको पता है कि भारत में सभी धर्म को समान माना जाता है, पता है ना। तो यहां पर सभी धर्म को कह सकते हैं भारत माता का सपूत कहा गया है। तो ऑप्शन में डी बिना पैराग्राफ पढ़े आंसर हो सकता था, बट यहां पर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर देखिएगा एक पैराग्राफ यहां पर दिया गया है कि प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत मां का सपूत है। प्रत्येक धर्म मतलब हिंदू भी होगा, इस्लाम भी होगा, सिख भी होगा, ठीक है। तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अपलक, नभ, नील, नयन, विशाल में अलंकार है। तो यहां पर देखिएगा एक चीज, यहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति की बार बार हो रहा है, ना 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 ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए आप सभी, क्या आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का? राइट आंसर क्या होगा? कौन सा शुद्ध वाक्य है? क्या ऑप्शन नंबर ए वाला है क्या? नहीं, ये गलत वाक्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तब शुद्ध कौन सा है? देखिए ऑप्शन में सी वाला शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। 2 दिनों की बदली के बाद सूरज निकला है। बदली मतलब बादल, जो मौसम में छुपा हुआ दिन की बात किया जाए, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो 2 दिनों के बादल के बाद सूरज निकला है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगला है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति की रचना है। किसकी रचना है ये? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य वामन की रचना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चले अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 65 है, छंद से क्वेश्चन है और काफी बढ़िया प्रश्न है। आंसर कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगन और 2 गुरु के क्रम में वर्णित है, तब यहां कौन सा छंद होगा? तो राइट आंसर होगा वसंत तालिका होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। जो भी ऑप्शन में सी की तरफ जा रहे थे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वसंत तालिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। ये क्वेश्चन अब यहां से आपका रीजनिंग का चालू होगा, तो रीजनिंग का आंसर बताते हैं। देखिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन में 66 का करेक्ट करके हम आपको पीडीएफ दे देंगे, तो वहां से आप सभी देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ टाइपिंग एरर है। चलिए क्वेश्चन में 66 से देखिए आप सभी आंसर दे देंगे वहां पर, तो वहां चेक कर लीजिएगा आप सभी कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं ओर 6वां जो कि आपके बाएं ओर से 11वां है। तो देखिए इसको बनाइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, क्यों होगा, ध्यान रखिएगा। सभी का आंसर बताते हैं आप सभी को। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी बढ़िया है, बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। सीटिंग एग्रीमेंट का सवाल है।
तो देखिए इसका आंसर ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए होगा, केवल एक होगा, ध्यान रखिएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको बनाइएगा आपसे वीडियो को पॉज करके। देखिए टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में एकदम पूरा फुल्ली बना लीजिएगा, पीडीएफ हम दे देंगे आपको, पहले बना लीजिएगा तब पीडीएफ जाके देखिएगा। 5 कुर्सी 8 मैच की कीमत, उसके बाद 15 कुर्सी 24 मैच की कीमत, मैथमेटिक्स पर आधारित ये सवाल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो आपका 94,500 होगा, बी नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी, 15 है, 12 है, 9 है, 6 है, ठीक है। तो देखिए घटता गया है 3 3 3 3 घट जाएगा तो यहाँ पर 3 ही आएगा, पर यहाँ पर भी देखिए 13 दिया गया है, ठीक है, या 13 दिया गया है, तो 3 वाला राइट आंसर होता है। अगला है देख लीजिएगा, सूर्य उदय से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा पता है, उत्तर इसका राइट आंसर होगा। बनाइएगा, आपसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, ये भी मजेदार क्वेश्चन है कि एक टोकरी में कुछ सेब है जो हर मिनट दोगुनी होती है। यदि टोकरी 60 मिनट में पूरी भर जाती है तो टोकरी का आधा भाग, तो 59 मिनट में आधा भाग रहेगा, और जैसे 60 होगा, ठीक है, तो 2 गुना हो जाएगा, तो ये पूरा टोकरी भर जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपका एक कतार में आदमी के बैठने से संबंधित दिया गया है। देखिए ये आपका राइट आंसर होगा 6 नंबर, देखिए ध्यान रखिएगा आपसे ए वाला। उसके बाद देख लीजिएगा आपसे 74 नंबर सवाल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी 33 होगा, ठीक है। आंसर सभी बता दे रहे हैं, आपसे बनाइएगा पक्का, ऐसा नहीं करना कि छोड़ देना है, छोड़ दीजिएगा तो भारी दिक्कत हो जाएगा फिर आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। हो सकता है यही सब प्रश्न, यही पैटर्न का प्रश्न एकदम बिल्कुल आ जाए आपके पेपर में हूबहू। उसके बाद बाकी बात आपसे यहाँ से मैथमेटिक्स देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं, आपसे निश्चित बना लीजिएगा इसको, क्योंकि अब मैथ और रीजनिंग बनाएंगे तो एक ही वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटा का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हो सकता है एक स्पेशल क्लास हम आपके लिए रख देंगे, ठीक है। जो दोनों सेट होगा ना, तो दोनों सेट का एक ही क्लास में करवा देंगे, या तो 2 क्लास में मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करवा देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप बनाने का बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। देखिए ये आपका बट्टा में है, ठीक है, ये आपका 375 बट्टा 10 पे पावर 3 है, तो ये आपका बट्टा में है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। सभी का आंसर दे दिए हम, तो आपसे जरूर बना लीजिएगा सवाल को। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे आपको, ठीक है, तो वहां से आपसे जाके डाउनलोड भी कर लीजिएगा आप सभी, और डाउनलोड करके बनाइएगा, आंसर के साथ में दे देंगे आपको हम। देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए और अभी ही बना लीजिएगा, अगर बनता है सवाल तो। बढ़िया लेवल का प्रश्न दिए हैं, जो डीएलएड का पैटर्न है सेम टू सेम उसी पैटर्न पर ये है, ठीक है। देख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसा ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो बिल्कुल आपसे इसको बना ही लीजिएगा, स्कोर कीजिएगा आप सभी। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू पूछा गया यहाँ से, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बना लीजिएगा आप सभी बिल्कुल। चलिए आगे देखिएगा आप सभी, देखिए माध्य बहुलक से संबंधित प्रश्न दे दिए हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बहुलक निकालने के लिए दिया गया है ना, और ये सवाल आपको हम बताए भी थे, इस प्रकार का सवाल कैसे आपको बताना है। बहुलक मतलब क्या होता है, जो ज्यादा बार रिपीट होता है जो संख्या, वही आपका बहुलक होता है, और x में यहाँ पर 3 जोड़ देना है, ठीक है। तो अगर बहुलक 43 है, ठीक है, और 43 में 3 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा ना, तो यही आपका 46 आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में सी में दिया गया 46, बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए जैसा प्रश्न पूछा जाता है आपके डीएलएड में, सेम टू सेम उसी पैटर्न का प्रश्न तैयार किया हुआ है, उसी पैटर्न का दिया गया है और उसी लेवल का दिया गया है। बाकी बात इंग्लिश का देख लीजिएगा, इंग्लिश आप सभी याद कर लीजिएगा, और पूरा आंसर के साथ में हर चीज़ प्रोवाइड कर दी है। वीडियो को पॉज करके एक एक करके चीज़ देख लीजिएगा आप सभी, क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो हम तो नहीं पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश, अन्यथा कंप्लीट करवा देते हैं। और जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो उसे ना ही करवाने में फ़ायदा है, क्योंकि गलती होने का प्रबल संभावना होगा। बाकी बात जो मेरा सब्जेक्ट था वो प्रॉपर आपको कंप्लीट करवा दीजिए। देखिए 120 प्रश्न है और बढ़िया अस्त्र का प्रश्न है, ठीक है। इसका पीडीएफ आप जाके टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से कर सकते हैं जाके डाउनलोड। टेलीग्राम का नाम बता दिए, युवा शक्ति बिहार है, ठीक है। तो चलिए आज की सेट को यहीं कंप्लीट करते हैं। आपसे कितना स्कोर किए हैं पूरा ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम आपको नहीं बताएं तो आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, बस उतना में रह जाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करके जाइएगा पेपर देने के लिए आप सभी। हो सकता है यहीं से 4-5 प्रश्न आ गया या 10 प्रश्न आ गया तो आप क्या कर लीजिएगा, अगर आपके पेपर में आ जाता तो आराम से बना लीजिएगा, अगर इससे परिचित रहिएगा तो, ठीक है। जाते जाते एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और कितना स्कोर की नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं, शहीद वंदे मातरम।